नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। रग रग में ख़बर, नहीं परोसते डर, दिखाते बस खबर। इस वक्त हम पूर्णिया के अर्जुन भवन में हैं और जिस शख्सियत के साथ हैं वो पूर्णिया का 3 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2 बार निर्दलीय सांसद चुने गए हैं, 1 बार समाजवादी पार्टी से सांसद चुने गए हैं। वहीं पर ये आरजेडी से 2 बार मधेपुरा का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इनकी धर्मपत्नी सुपौल से सांसद रही हैं और फिलहाल आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस में छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की सांसद हैं। और इनके बारे में अगर मैं शुरुआत करूं तो रामधारी सिंह दिनकर की 2-3 लाइनें हैं वो इन पर फ़िलहाल ज़रूर फिट बैठ रही हैं कि जब नाव जल में छोड़ दी, मझधार ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, तो धार क्या मझधार क्या। इसी जोश के साथ ये शख्सियत चुनावी समर में कूद चुके हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम हैं इस समय पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के साथ इनके कार्यालय में अर्जुन भवन में, जहां से ये कुछ एक सवालों के हमारे जवाब देंगे। तो पप्पू यादव जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा कि क्या पूर्णिया का ये लोकसभा चुनाव आप जीत रहे हैं या जीत चुके हैं? अच्छा, एक बात बताइए, हम नरेंद्र मोदी जी की तरह ज्योतिष तो जानते नहीं, या ईडी सीबीआई तो है नहीं, या सेटिंग तो है नहीं। इजराइल से ज़्यादा मोदी जी को सेटिंग है। अब अमेरिका कितना साथ देगा वो तो जाने। 400 पार, 300 पार। लोकतंत्र में कई पीएम को हम हारते देखे, कई पीएम को सदनों पर देखे। मुझे लगता है कि राजनीतिक व्यक्ति को भगवान बन जाना चाहिए। राजनीति का मतलब, लेकिन कोई पीएम, बहुत कम पीएम होंगे जिनका रेस्पेक्ट इस कंट्री में। जैसे निकट भविष्य में मनमोहन सिंह जी का रेस्पेक्ट बहुत है, और उसका कारण है इकोनॉमी। और अटल जी का रेस्पेक्ट हाई है, जिसका कारण है कि वो भारत की जो समावेशी विचारधारा है, रिश्ते हैं, उसको वो फॉलो अप करते थे। पप्पू यादव यहाँ से इंडिपेंडेंट ही 3 बार, समाजवादी पार्टी तो बिहार में कुछ नहीं थी, हम उस वक्त उसके प्रदेश अध्यक्ष थे। तो एक बार एमएलए भी तय तो जनता को करना है। अंतिम समय 2-3 चीज़ याद रखिए। 9 रन होता है, 1 बॉल बचता है, फिर भी लोग प्रयास करते हैं जीतने का। 9 बॉल हो जाएगा, फ्री हिट हो जाएगा, तो लोग जीत जाते हैं। चुनाव में जनता के मिजाज के बारे में कोई नहीं कुछ कह सकता। कब कौन सा सेंटिमेंट किस करवट बदल, इसको हम और आप कुछ नहीं कह सकते। जब तक चुनाव नहीं हो जाए तब तक आपको अंतिम एफर्ट्स करने की जरूरत है। चूँकि पूर्णिया का चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, हमसे कई करोड़ गुना ज़्यादा जनता आगे है, जनता लड़ रही है। अब हमारा पूरा का पूरा विश्वास, समर्पण जनता पर है, इसलिए तय जनता को करना है 26 तारीख को। कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है, ये आपको जनता से पूछना पड़ेगा। हम उसका जवाब देने के लिए उपयुक्त नहीं। हम तो बस मंदिर के दरबार में खुद एक भक्त के रूप में खड़े हैं। मेरे समर्पण का रिजल्ट क्या होगा तो भगवान है। अभी कुछ देर पहले अर्जुन भवन के पास का माहौल काफ़ी गर्म था। यहाँ की बयार में जो खुशनुमापन था वो गौन हो चुका था। सैकड़ों की तादाद में स्थानीय प्रशासन आई थी और यहाँ पर एक गाड़ी को लेके, जो कि डीजे की गाड़ी थी, जिसको लेके यहाँ की पूरी टीम गई। ऐसा तो लग रहा था कि आपकी गाड़ी में पता नहीं कितने करोड़ पैसे हैं, या AK-56 है, AK-47 या RDX क्या लेकर
मतलब ये लग रहा था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध को बाहर भटका। हम तो आश्चर्य हो गया। अब कानून का फॉलोअप तो करना ही चाहिए, हमें भी करना चाहिए। और इस देश में कानून को किसी ने फॉलो नहीं किया तो नरेंद्र मोदी। आप चुनाव आयोग कोई भी चीज़ उठा के देखिए, वैसे भी सत्ता में बैठने वाले कोई नहीं करते, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो हमको लगता है कि जो हुआ वो गलत था, उनको कानून के द्वारा आना चाहिए था। सभी लोगों की गाड़ियाँ वहाँ लगी हुई थी, सभी लोग हर जगह, सबके कार्यालय में गाड़ी रहती है। आप वहाँ नहीं गए, आप सीधा अर्जुन भवन के बगल में जो कार्यालय है चुनाव का, आप वहाँ जाके वीडियो लेने लगे हैं, आप जाके धमकी देने लगे हैं, दिखाने लगे हैं। तो ये तो कानून के कारण ही हाथ बंधे हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि उनके पास जनता का गुस्सा और जनता का जो बिल्कुल उसको क्या कहा जाए, जो मोमेंट है, उसके बदला लेने के का कोई रास्ता दूसरा नहीं है सिवाय दिख नहीं रहा है टॉर्चर। ये टॉर्चर किया जाए। तो इसीलिए उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग को आराम से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। उनका काम है टॉर्चर और प्रताड़ित करना। हम कानूनी प्रक्रिया में भी जाएंगे, कल कोर्ट में केस भी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और कल चुनाव आयोग को भी फैक्स करेंगे। जो भी कानूनी प्रक्रिया है उस पर हम लोग करेंगे। देश के प्रधानमंत्री का दावा है कि वो बीते 10 सालों से 24 घंटे में 3-4 घंटे ही मैच सो पा रहे हैं। आप हालिया दिनों में कितने घंटे सो रहे हैं? हम तो 40 सालों से 2-3, मैक्सिमम 4, कभी कभी लगभग 2 घंटे से ज़्यादा तो सोने का क्या औचित्य है? कोई औचित्य नहीं। हम आप बने ही हैं गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए। तो पहले जो लक्ष्य है उसको तय करें, और जो जिम्मेदारी लेकर के हम आए हैं उसका पालन करें, उसका करने के पथ में चलें। गालिब की 2 लाइनें हैं कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो पप्पू यादव जैसे जानना चाहेंगे, आपकी ये जो जिंदा दिली है और ये एनर्जी लेवल है, इसका रीज़न क्या है? ग्लूकोन डी है या आपके क्षेत्र की जनता है? नहीं, मेरे जीने के तरीके। हमें जो ज़िंदगी जीने का जो एनर्जी लेवल है वो वैचारिक लोगों से, अच्छे लोगों से आता है। और एक जो अपनापन है, जो इमोशंस है, मेरे इर्द गिर्द दूर दूर तक आप एक भी ताकतवर, रसूखदार या ऐसे लोगों को आप नहीं देखें। जितने मेरे वर्ग साथी हैं वो ITN, इंजीनियरिंग, सबसे नीचे आपको नहीं मिलेंगे। तो एक तो वैचारिक लोगों के साथ रहने की ताकत, दूसरा है जो एक रिश्ता है मेरा, वो हृदय का रिश्ता है। और रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है। रिश्ते की इज्जत में बहुत ऊपर करता हूँ भगवान को। मेरा जिससे भी अटैचमेंट है वो, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, इतने समझिए कि वो अटैचमेंट मेरे परिवार से भर के कम नहीं। तो मेरी एनर्जी लेवल 90 के पहले भी ऐसे ही जीते थे। 90 के बाद जब से MLA बने, या 83, 84, 85 के बीच में भी जो सामाजिक घटनाक्रम था और सामाजिक जो बनावट थी हम लोग की कोशिश हिमाचल की और जगह की, वो सामाजिक आधार पे चीज़ें जो समाज में और इस देश में होती है जाती है, सामाजिक आधार उन्माद का, तो उससे प्रभावित रहे। लेकिन 90 के बाद हमारी पूरी कोशिश रही कि किसी भी कीमत पर गरीब आदमी की आंसू पोंछना, उसकी मदद करना, और हर व्यक्ति को जस्टिस के लिए। पटना रहे तो पटना में इसको लागू करवाने का प्रयास किए, दिल्ली रहे तो 100% लागू करने का प्रयास किए,
एक सेवाश्रम था, एक घर था। मैं आपके सेवाश्रम गया हूँ। मैं ये बोलना चाहूँगा, सेवाश्रम पप्पू यादव का, बाढ़ में पप्पू यादव, कोरोना में पप्पू यादव, लेकिन जब वक्त होता है आम चुनाव का तो सारी पार्टियाँ टिकट देने में इस तरह से क्यों कतरा जाती है? आपके पर को काटने की कोशिश होती है, जनता के बीच आपकी लोकप्रियता को कम करने की कोशिश होती है, या आंका जाता है कि आप फिट नहीं हैं? देखिए, 3 बार हम जब इंडिपेंडेंट हो सकते हैं तो इसमें पार्टी फुबा क्या करेगी? और यदि पप्पू यादव को डर होता है तो कोरोना में डर हो जाना चाहिए था, घटना के बाद में हो जाना चाहिए था, या और घटना बड़ी बड़ी मणिपुर में हुई, गुजरात में हुई, जहाँ हम गए थे, बम्बई में भी, वहाँ हो जाना चाहिए था। तो जिसको जीने का कोई चाहत नहीं के बराबर। और दुनिया में जो रुपये की वैल्यू बहुत है, जिसकी वैल्यू हमारे सामने कुछ भी नहीं है। वो तो परिवार और कोई ना हो, हमारे दोस्त महीन परिवार के लोग, तो इस जन्म में हमारे लायक चुनाव नहीं हो सकता। हमारी औकात भी नहीं है चुनाव जीतने की, फिर ज़मीन बेच के चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए 2-2 सीट जिसको मिल रहा था, मधेपुरा सुपौल, तो बहुत इजी गोइंग था मेरे लिए और एक्सेप्ट कर लेने की ज़रूरत थी। अरे जब हम मधेपुरा ले लेते तो सुपौल भी हमारी राय से ही चलती, तो मधेपुरा भी मिल जाती, सुपौल भी मिल जाती। मधेपुरा वालों से कुछ तकलीफ है क्या आपको? तकलीफ है, रहेगा। वहाँ जातीय उन्माद बहुत है। तो मतलब एक दर्द है, टीस है, जिस कारण से भी आपने मधेपुरा नहीं चुना? वहाँ हम नॉन यादव की बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ के यादवों में कोरोना और बाढ़ दोनों में वो जिस तरीके से किया ना, मैंने ईमानदार प्रयास 5 साल किए, चाहे वो हाथी गुजारे हो, चाहे वो वैशाली हो, चाहे हम सफ़र हो, क्या कहते हैं, जनहित हो। गदगदी ने तो यहाँ तक आके कह दिया कि सारी NH रोड सब पप्पू यादव के कारण में दे गया। वो क्या तो बोल के गया ना। सब कुछ करने के बावजूद उसके बाद आप जातीय आधार पर पप्पू यादव को हरा दीजिए, तो मैं आपकी मतलब जितना सेवा मैं पूर्णिया का करूँगा उससे ज़्यादा सेवा मधेपुरा सहरसा ये आपको मैं बता दूँ। लेकिन भीतर से आदमी इंसान टूट जाता है, और मेरे जैसा आदमी तो टूट ही गया। तो मुझे उसी वक्त निर्णय हम भीतर से ले लिए थे कि लोकसभा का चुनाव तो मुझे पूर्णिया से लड़ना चाहिए, जहाँ जात पात। और मैं 1 साल पहले ही अपने लोगों से सबसे मिलना शुरू कर दिया था। नहीं तो आज मुझे भी उन लोगों की तरह किसी के तलवे चाटने पड़ते या किसी के अधिकार रहना पड़ता, एक सीट के लिए तरस जाना पड़ता। तो इसलिए मधेपुरा के लोगों से तकलीफ किसी बात की नहीं, बस एक बात की तकलीफ़ है। यादवों में वहाँ लालू यादव और पप्पू यादव की बात आती है, तो वहाँ लालू यादव के पक्ष में संख्या बहुत हो जाती है और वहाँ हम कम हो जाते हैं। लेकिन दूसरे आपने वहाँ पे शरद यादव को भी पटकनी दी है। भैया तो गठबंधन था ना। जब हम एक को देखिए, 2 बात समझिए। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जब बीजेपी छोड़ा तो वो 2 सीट पर चले गए, लेकिन बीजेपी को भी 9 सीट पर लिया है। आज यदि जोगी छोड़ दे वो सीट नहीं ला पाएंगे, 2 या 3-4 ला पाएंगे, लेकिन बीजेपी भी 10 से ज़्यादा नहीं ला पाएगी। आप ऐसे समझिए, 6% 5% या सेंटीमेंट कम नहीं होता है। पप्पू यादव साथ मिल के लड़ता है, और जनता की जो भावना है, गठबंधन की जो मेंटलिटी बनी हुई वो गलत है, तो वही बहुत ऊपर चले जाता है। अकेले लड़ता है कोई भी आदमी। लालू यादव जी हारे, कौन नहीं जा रहा भाई? लालू यादव जी क्यों नहीं जीते? उन्हें 7 लाख ज़्यादा होने के बावजूद भी क्यों नहीं? अब हमको बता दें। रंजन यादव से हार गए, बिल्कुल। रामकृपाल जी से हार गए, मधेपुरा में 2 बार वो चुनाव हारे। अम्बेडकर साहब तो कभी जीते ही नहीं, लेकिन हमारे मन पर बहुत असर पड़ा कि इतनी ईमानदारी के साथ कोई जात पात नहीं होने दिए, कुछ भी किसी को तकलीफ नहीं होने दिए, 24/24 सेवा करते रहे,
और उसके बावजूद जब चुनाव आता है तो आप गठबंधन और इसकी बात करने लगे, तो फिर लोगों का दिल भी और मन भी टूट जाता है। तो मतलब हाँ, अब आगे कभी भविष्य में हम देखें तो रुख करेंगे मधेपुरा लोकसभा का? बहुत सारे लोग हैं मेरे 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 साथ में, बहुत पप्पू यादव के पर्सनैलिटी वाले लोग हैं। सब तो टिकट लेने से भी भाग रहे हैं, जैसे तैसे टिकट थमाया गया। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने मना कर दिया, देवेंद्र प्रसाद यादव ने मना कर दिया, शांतनु कहीं आसपास दिखे नहीं, उस हिसाब से शांतनु ने ट्वीट किया है पर मैंने शांतनु ने कहा है कि बाप का साया जब खत्म होता है कुछ नहीं बचता है, और इतनी गंदी दोगली राजनीति हो सकती है। शांतनु को तो रथ पे लेके आकर के घोषणा कर दिया था कि शांतनु यहाँ रहेंगे, लड़ेंगे, कहीं लड़ा क्यों शांतनु को लाभ लाने लगा? हमको बताइए, लोगों ने तो यहाँ तक कर दिया जो पप्पू का नहीं हुआ वो किसका होगा? पूरा पटना नहीं कह दिया, और मुसलमानों ने तो सीधा कह दिया पटना में जो पप्पू का यादव का नहीं हुआ वो मुसलमान का क्या होगा? तो आप जाके देखिए ना क्या लोग होंगे, हम नहीं बात करें। इसीलिए चलिए उस पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। मैं इतना सिर्फ कहूँगा आपको कि मेरा जो लक्ष्य है ना कोसी सीमांचल मिथिला, इसको बहुत आगे ले जाने का, उस पर हम धीरे धीरे काम करेंगे। हमारी टीम वर्क कर रही है। हमारे पास जो मेरे वैचारिक टीम है उससे बात करके कैसे इधर पलायन को रोका जाए, फैक्ट्री को लाया जाए, एयरपोर्ट डेवलप हो, नई ट्रेनें डेवलप हो, रोड डेवलप हो, और आम आदमी की परेशानी को मैं कम कर सकूं, इन सब पर मेरा फोकस रहेगा। राजनीति, सेवा और मदद जो मेरी टीआरपी है ना, और जस्टिस, वो उसको और बड़े लेवल पर करेंगे। सेवा आश्रम आज भी चल रहा है, कल भी था, आगे भी रहेगा। खुर्दा है, पटना है, दिल्ली है, पूर्णिया है, आगे भी लोगों की मदद जारी नहीं रहेगी। अब तो मैं ये निर्णय लिया हूँ हर घर में जाके मदद करना, आना नहीं है किसी को। एम्बुलेंस जाएगा, आधार कार्ड बनाने के लिए जाएगा, बड़ी बड़ी जितनी वो भी सब कुछ गांव को भेजूँगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ गांव को दूँगा, वो भी वैन के द्वारा, जांच को दूँगा। मैं किसी को सिलीगुड़ी जाने नहीं दूँगा, किसी भी की। और किसी भी डॉक्टर को रेफ़र करना होगा तो वो हायर जो हॉस्पिटल है, DMCH, BMCH, भागलपुर, दरभंगा, पटना, वहाँ भेज सकता हूँ। तो ये जो लड़ाई है ये मेरी है तो वैचारिक लड़ाई है, तो मैं कामों पर ध्यान दूँगा और चीज़ों से मुझे नहीं कल मतलब था ना आज है ना कल रहेगा। दूसरे नंबर पे किसको देखते हैं? आपके जो दो प्रतिद्वंदी हैं? नहीं, मैं उस सब में नहीं, तो सब मेरे भाई बहन हैं और बेटी है। मेरी शुभकामना है, अच्छा किया होगा तो जनता उसकी मदद करेगी। कितने लाख वोटों से जीतने की उम्मीद है? हमको तो कुछ उम्मीद नहीं है भैया। हम 130 करोड़ जनता के दिल में बिना चुनाव लड़े जगह पा लिए हैं। जो पप्पू यादव बाढ़ और कोरोना में दुनिया ने जिसको देखा था, उसको पॉलिटिकल संस्कार और संस्कृति के तहत हमने देखा है। मैंने एक पॉलिटिकल संस्कार पैदा किए हैं और पॉलिटिकल तरीके पैदा किया है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पप्पू यादव को जो दुआ और आशीर्वाद मिलना चाहिए वो मिल चुका है। अब इससे ज़्यादा मुझको लगता है कि हमको चुनाव जीतना हारना इस पर सोचने बजाय आदमी को हमने कितना जीता उसको देख लेना चाहिए। आखिरी कुछ सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि जिस दिन यहाँ से टिकट राजद ने बीमा भारती को फाइनल किया, उस दिन से और आज तक कि आपकी मनोस्थिति में कितना बदलाव आया है जन समर्थन के बाद? भैया इस सब बात तो हम जानते ही नहीं हैं। हम तो सुबह निकलते हैं 4 बजे भोर, लौटते हैं मोटरसाइकिल से चलते रहते हैं, अपने कामों में लगे रहते हैं, लौट के नहीं जाते हैं। जो जिसका दायित्व है वो तो निभाता है, सारे परिवार के साथ ही आके अपना काम करते हैं। मेरा काम है लोगों तक पहुंचना, उसको मैं पहुंचता हूं। मेरे मनोस्थिति पर जब कोरोना हमको नहीं डरा सकेगी
अब पटना का बार 32,000 इन्फेक्शन हमको नहीं डरा सका तो अब दुनिया क्या हमको डराएगा। तो इसीलिए पप्पू यादव की मनोस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ना है, कभी नहीं पड़ना है। सिर्फ रिश्ते टूटे ना, यही तक मेरा डर होता है। उसके बाद मैं आज़ाद हूँ और मैं दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह हूँ। अब बेफिक्र है, मैंने बिना जीते सब कुछ पा लिया है। इससे ज़्यादा आज हॉट के कोई सीट नहीं है। पूर्णिया वर्ल्ड के नाम की जगह स्थान प्राप्त कर लिया, यही तो ये थे पूर्व सांसद पप्पू यादव। तो इनके लिए मैं ख़त्म करूं इस इंटरव्यू को आखिरी इकबाल की 2 लाइनों के साथ कि ओ मेरे अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, बीए हुए नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए। पप्पू यादव पर ये फिट नहीं बैठता है। ये इससे आगे की सोच रखते हैं, लगातार जनसेवा में लगे रहे हैं और इनके अथक प्रयास से कई सारे योजनाओं का जो है योजनाएं मिली हैं जिलेवासियों को और इनके वोटरों को। और ये एक बार फिर से चुनावी समर में निर्दलीय उम्मीदवार हैं और पूर्णिया के चुनावी दंगल में अपनी धमक को एक बार फिर से उजागर कर रहे हैं। उत्कर्ष कुमार, न्यूज़ ट्रायल भारत की।